Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is summary revision of cell injury, cell death and adaptation. जनरल पैथोलॉजी के ऊपर तकरीबन सारे टॉपिक्स के सारे चैप्टर्स के ऊपर समरी रिवीजन बना चुके थे, तो सिर्फ सेल इंजरी वाला चैप्टर रहता था। तो इस वीडियो के अंदर सेल इंजरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला बॉक्स समरी आती है इस चैप्टर के सेल इंजरी और अडाप्टेशन की, वो स्टार्ट होती है डायक्रोसिस वाले टॉपिक से और स्ट्रेस वाले टॉपिक से। किसी भी सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस या नॉक्शियस एजेंट अप्लाई होता है तो शुरू में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जिसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक मरतबा रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई तब इसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, मॉर्फोलॉजी को रिवर्स नहीं कर सकते, तब डेथ होगी सेल की। और जो सेल की डेथ होती है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों से होती है। मेनली नेक्रोसिस होता है। तो पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर देख लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल की स्वेलिंग होती है, फैटी चेंज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग होती है, माइक्रोविलाई लॉस हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन होती है और इओजिनोफिलिया होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज या सारे मॉर्फोलॉजी रिवर्सिबल सेल इंजरी को बताती है। इसके बाद है नेक्रोसिस, जिसको हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद सेल डेथ बोलते हैं। तो नेक्रोसिस एक वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंजाइम और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट लीक आउट कर जाते हैं और लोकल इन्फ्लेमेशन होती है ताकि डैमेज सेल को, इन्फेक्शियस माइक्रोब को क्लियर कर सके। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के अंदर इओजिनोफिलिया दोनों के अंदर है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर श्रिंकेज है। न्यूक्लियर श्रिंकेज है, पिकनोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस आती है, यानी पहले श्रिंकेज है, फिर फ्रैगमेंटेशन और डिसोल्यूशन है, यानी पहले पिकनोसिस होती है, फिर कैरियोरेक्सिस है, फिर कैरियोलाइसिस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है, ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन का भी ब्रेक डाउन होता है। माइलिन फिगर्स काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होती है। इसके अलावा सेलुलर कंटेंट का लीकेज और एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। अब जो टिश्यू नेक्रोसिस का पैटर्न होता है, यानी जो डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू है या कौन सी कंडीशन है, लाइक कोआगुलेटिव भी हो सकता है, ल्यूकोफैक्टिव भी हो सकता है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस भी हो सकता है, केजियस भी है, फैट भी है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी है। इसके बाद हम चलते हैं एपोप्टोसिस वाले चैप्टर के अंदर या एपोप्टोसिस वाली समरी के अंदर। जो एपोप्टोसिस होता है ये प्रोग्राम सेल डेथ है। इसके अंदर प्रोटीन की और डीएनए के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है, इनिशिएट करने वाले कैस्पेसेस होते हैं, ओके। और फिर इसके बाद डेड सेल की रिकॉग्निशन और रिमूवल होती है बाय फेगोसाइट। अब जो एपोप्टोसिस होता है ये दो पाथवे से इनिशिएट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल और डेथ रिसेप्टर। जो माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रिंसिक पाथवे है वो लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, डीएनए डैमेज या मिसफोल्डेड प्रोटीन के एक्युमुलेशन की वजह से होता है। ये तीन इसके स्टिमुलस होते हैं, सर्वाइवल सिग्नल, डीएनए डैमेज और मिसफोल्डेड प्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है। इन तीनों की वजह से प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन लीकेज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्पेसिफिकली साइटोक्रोम सी होती है और वो आगे कैस्पेस वगैरह को एक्टिवेट करेगी। कैस्पेस 8 होता है किसके अंदर, कैस्पेस 8 होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में या डेथ रिसेप्टर पाथवे में, जबकि कैस्पेस 9 है वो आपको किसमें देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है इंट्रिंसिक पाथवे में। इसके बाद है डेथ रिसेप्टर पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो डेथ रिसेप्टर पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसका काम है सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को एलिमिनेट कर देना, और ये मैकेनिज्म होता है सेल को किल करने का बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, यानी जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेल को किल करते हैं बाय डेथ रिसेप्टर और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इनिशिएट किस तरह से होता है कि जो डेथ रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिकली टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो को इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं। जो लाइगेंड होते हैं वो सॉल्युबल भी हो सकते हैं या सेल के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद है अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ है। अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ के अंदर नेक्रोप्टोसिस, पायरोटोसिस आता है। जो नेक्रोटोसिस होती है नेक्रोसिस को रिजेंबल करती है मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन ये एपोप्टोसिस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये नेक्रोसिस को रिजेंबल करती है मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन जेनेटिकली एपोप्टोसिस जैसी कंट्रोल होती है। नेक्रोटोसिस को ट्रिगर करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले TNF1 रिसेप्टर होता है और कुछ प्रोटीन्स होती है जो RNA और DNA वायरस के अंदर पड़ी हुई होती है, वो आगे TNF1 रिसेप्टर के ऊपर लाइगेशन करती है, लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर पर। जो नेक्रोटोसिस होता है क्या स्पेस इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपेंड करता है RIP के रिप काइनेस 1 और रिप काइनेस 3 के ऊपर डिपेंड करता है। रिप काइनेस 1 और रिप काइनेस 3 की सिग्नलिंग की वजह से MLKL की फॉस्फोरिलेशन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बना देगा, यानी इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो नेक्रोसिस को रिजेंबल करती है। पायरोटोसिस उन सेल के अंदर होता है जो सेल माइक्रोब से इन्फेक्टेड होते हैं। पायरो का मतलब फीवर, टोसिस का मतलब है एपोप्टोसिस, सेल डेथ है। इसके अंदर कैस्पेस 1 की एक्टिवेशन होती है जो आगे इंटरल्यूकिन 1 की प्रीकर्सर फॉर्म को एक्टिवेट करके एक्टिव इंटरल्यूकिन 1 बनाएगा। जो कैस्पेस 1 है दूसरी कैस्पेस के साथ मिलकर ये इन्फेक्टेड सेल की डेथ करवा देता है। इसके बाद है फेरोटोसिस। फेरोटोसिस आयरन डिपेंडेंट पाथवे होता है सेल डेथ का, जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन से कैटालाइज होता है।
इसके बाद है आउटोफेजी। जो आउटोफेगी है, इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली की सेक्वेस्ट्रेशन होती है इंटो साइटोप्लाज्मिक आउटोफेजिक वैक्यूल, जिसको आउटोफेगोसोम बोलते हैं। वो आउटोफेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करेंगे और जो इनक्लोज मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। जो आउटोफेगी है, अडैप्टिव रिस्पॉन्स होता है, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल अपने आप को कैनाबलाइज कर सकता है, सर्वाइव करवा सकता है। आउटोफेगोसोम की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी प्रोटीन कंट्रोल करती है। अगर आउटोफेजी डिसरेगुलेटेड हो जाए तो कैंसर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर्स वगैरह करवा देती है। आउटोफेजी होस्ट डिफेंस के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोवाइड करती है, सॉरी माइक्रोब्स के अगेंस्ट होस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट समरी है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है। जब एटीपी की डिप्लेशन होती है तो एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन फेल होना शुरू हो जाती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और फाइनली इरिवर्सिबल सेल इंजरी और नेक्रोसिस हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होता है तो इसकी वजह से एटीपी की डिप्लेशन होती है, और जब एटीपी की डिप्लेशन होती है तो एनर्जी डिपेंडेंट सेलुलर फंक्शन फेल होना शुरू हो जाती है, फाइनली नेक्रोसिस हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की लीकेज होती है तो उसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाएगा। इन शॉर्ट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से दोनों एक्टिवेट होते हैं, एपोप्टोसिस भी और नेक्रोसिस भी। अब सेलुलर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, फाइनली नेक्रोसिस के अंदर कल्मिनेट कर जाती है। अब जो डैमेज डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसकी एक्युमुलेशन होती है तो वह एपोप्टोसिस को ट्रिगर करती है। आरओएस की एक्युमुलेशन है तो वह सेलुलर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करती है, लिपिड्स की और न्यूक्लिक एसिड की। लिपिड की पेरोक्सीडेशन प्रोटीन की डीनेचुरेशन और डीएनए के ऊपर म्यूटेशन क्रिएट कर देती है। अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वैसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देती है। इसके अलावा एपोप्टोसिस को भी ट्रिगर करता है। जो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस है, उसके अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा हो जाती है तो एक अडैप्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है तो जिसके सेल सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ये अडैप्टिव मैकेनिज्म फेल हो जाए तो वो सेल को एपोप्टोसिस से मरवा देती है, यानी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस से। उसकी बात है एग्जांपल ऑफ सेल इंजरी। तो पहला है माइल्ड इस्कीमिया, दूसरा है सीवियर इस्कीमिया। माइल्ड इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन रिड्यूस हो जाती है, एटीपी की डिप्लेशन होती है। जब एटीपी की डिप्लेशन होती है तो सेल की स्वेलिंग होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है। लेकिन अगर सीवियर और प्रोलॉन्ग इस्कीमिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होती है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और सेल के अंदर इन्फ्लक्स होता है, फाइनली लाइसोसोमल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है। इस केस में जो डेथ होती है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों से हो जाती है। इस्कीमिया परफोरियर इंजरी जब होती है जब आप इस्कीमिक टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर देते हो। क्या मैकेनिज्म होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ओवरलोड, इन्फ्लेमेशन है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। केमिकल सेल को डैमेज कर सकती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जो डायरेक्टली होती है वो डायरेक्टली सेल के बना के काम करती है, इनडायरेक्टली जब वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं। जिस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं वह है लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर ही बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है, अगर क्रिटिकल ऑर्गेनेली की डैमेज हो जाए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या इनडायरेक्ट इंजरी होती है आरओएस से, तो वो भी केमिकल से होती है। इसके बाद हम चलते हैं अडाप्टेशन। तो जो अडाप्टेशन है पहला है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में ऑर्गन और सेल का साइज बढ़ जाता है। ठीक हो गया, कब होता है? जब वर्कलोड बढ़ जाता है। इसको इंड्यूस कराने वाले बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस या दूसरे स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। हाइपरट्रॉफी उन टिश्यू में होती है जो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल के अंदर यूट्रस के एनलार्जमेंट है प्रेगनेंसी में, और पैथोलॉजिकल में हार्ट की एनलार्जमेंट होती है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन और वैल्वुलर डिजीज। हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर बढ़ जाएगा इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर। अब ये उन टिश्यू में होती है जो एप्लीकेट कर सकते हैं या जिनके पास टिश्यू स्टेम सेल होते हैं। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल जब होगी जब डिमांड बढ़ जाएगी, नीड बढ़ जाएगी, लाइक ब्रेस्ट एसिडाई होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। या ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है इन रिस्पॉन्स टू इनएप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक हो गया। इसके बाद है एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर सेल का नंबर और सेल का साइज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होने की वजह से भी हो सकता है, डिसयूज की वजह से भी हो सकता है, या फिर सेल के अंदर बिल्डिंग इसके वजह से होता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस और सेल ऑर्गेनेली का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। ओके, इसके बाद है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, यानी जो डिफरेंशिएटेड सेल है उनका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है। ये कब देखने को मिलता है? क्रॉनिक इरिटेशन के केस में। वो जो सेल बनते हैं वो सर्वाइवल कर सकते होते हैं। इसके बाद है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन के एब्नॉर्मल डेपोजिशन हो सकती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम पढ़े थे एब्नॉर्मल इंट्रासेलुलर डेपोजिशन को और कैल्सिफिकेशन को, कि किसी भी सेल के अंदर एब्नॉर्मल डेपोजिशन होती है मटेरियल की, तो वो किस वजह से हो सकती है? या तो उसकी ज़्यादा एक्सेसिव इनटेक कर लिया है, या उसका कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, या उसकी ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव है। तो इस केस में एब्नॉर्मल डेपोजिशन और कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स को पढ़ लेते हैं। अगर लिपिड्स की डेपोजिशन होती है तो उसकी वजह से दो चीज़ें होती है। पहला है फैटी चेंज और दूसरा कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन। फैटी चेंज के अंदर लीवर के अंदर
टैग की एक्युमुलेशन हो सकती है। क्या वजह होती है? तो हमने टैग को ज़्यादा खा लिया है या डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक हो गया? तो मेनली इस केस में आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है। इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल डेपोज़िशन। अगर डिफेक्टिव कैटाबॉलिज़्म होता है या एक्सेसिव इनटेक होता है, तो फिर मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल ऑफ इंटीमा ऑफ वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेपोज़िशन हो जाती है। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है डेपोज़िशन ऑफ प्रोटीन कि जो किडनी ट्यूब्यूल है, वो प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब करती है, तो उनके अंदर आपको प्रोटीन की डेपोज़िशन देखने को मिल सकती है या प्लाज़्मा सेल में इम्यूनोग्लोबुलिन की डेपोज़िशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद है डेपोज़िशन ऑफ ग्लाइकोजन। मैक्रोफेजेस के अंदर उस पेशेंट जिसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम डिफेक्ट है, ठीक है? लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो इस केस में ग्लाइकोजन की एक्युमुलेशन हो जाती है ड्यू टू डिफेक्टिव लाइसोसोमल एंजाइम। नेक्स्ट है डेपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? इनडाइजेस्टिबल कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड होते हैं, लाइक कार्बन और लाइपोफ्यूसिन है। जो लाइपोफ्यूसिन होती है लिपिड पेरोक्सीडेशन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, और जो आयरन होती है ये ओवरलोड को इंडिकेट करती है, स्पेसिफिकली हीमोसिट्रोसिस को। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। एक होती है फिजियोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो कि बोन और टीथ के ऊपर होती है, एक होती है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है उस जगह पे होती है जहाँ पे सेल की इंजरी हो गई है या नेक्रोसिस है, जबकि मेटास्टैटिक कैल्सि सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है वो नॉर्मल टिश्यू में कैल्शियम की डेपोजिशन होना, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया वजह होती है। ठीक हो गया? इसके बाद लास्ट टॉपिक है सेलुलर एजिंग। सेलुलर एजिंग किन किन फैक्टर की वजह से होती है? जब सेल का डैमेज होता है, लाइक फ्री रेडिकल है, या सेल के पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, लाइक रेप्लिकेटिव सेनेसेंस है, या डीएनए इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि वो उस डीएनए को रिपेयर नहीं कर सकता, या फिर डिफेक्टिव प्रोटीन होमियोस्टेसिस है। अब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एक्युमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज है। ओके, अगर रिपेयर सिस्टम डिफेक्टिव है, ओके, तो इस केस में सेलुलर एजिंग आ सकती है। लेकिन अगर हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम खाते हैं, तो उसकी वजह से डीएनए रिपेयर एक्टिवेट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आप एजिंग को स्लो कर सकते हो। इसके बाद है रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। इसमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके जो टीलोमेयर्स है, इनके क्रोमोसोमल एंड शॉर्टन होते रहते हैं, जिनको बोलते हैं टीलोमेयर। लेकिन जैसे ही टीलोमेयर शॉर्ट हो जाती है तो वह सेल मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रेप्लिकेटिव सेनेसेंस ड्यू टू प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेयर। इसके बाद है डिफेक्टिव प्रोटीन होमियोस्टेसिस। या तो प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो पा रही या प्रोटियोसोम का फंक्शन खराब है, तो इस केस में डिफेक्टिव प्रोटीन होमियोस्टेसिस की वजह से एजिंग हो सकती है। और लास्ट है न्यूट्रिएंट सेंसिंग सिस्टम है। अगर आप कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करोगे तब आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हो, एजिंग को कम कर सकते हो। ओके, ठीक हो गया? इसके अलावा जो मीडिएटर्स होते हैं जो एजिंग के अंदर होते हैं, या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाले जो मीडिएटर्स होते हैं, इस केस में कि अगर आप कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हो लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है और इंक्रीज सीओटीन है। यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, ये कम होता है, और सीओटीन बढ़ जाती है, तो ये एजिंग को कम कर देती है। और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसकी वजह से लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो हमने पूरे के पूरे सेल इंजरी और अडाप्टेशन वाले चैप्टर का समरी रिवीजन तैयार कर लिया है। अब एक चैप्टर रह गया है इम्यूनिटी वाला। मैं कोशिश करूँगा आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ, वरना कल या परसों अपलोड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।